वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार में झारखंड में 5वां उपचुनाव होने जा रहे। इस बार बारी रामगढ़ सीट की है। रामगढ़ सीट पर 27 फरवरी को मतदान होना। इस बार रामगढ़ उपचुनाव में मुकाबला यूपीए बनाम एनडीए के बीच होने जा रहा है। बता दें कि यूपीए इस सरकार में अब तक 4 उपचुनाव जीत चुकी है। जी हां, कांग्रेस विधायक दल के नेता सह मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि यूपीए गठबंधन से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ममता देवी के संघर्ष के नाम पर चुनावी समर में उतरने को कमर कस चुकी है। आलमगीर आलम के अनुसार बीजेपी ने पहले ही ये कहा है कि सत्ताधारी दल सिटिंग सीट जीत रही है। मतलब साफ है कि इस बार भी कांग्रेस ही रामगढ़ सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस बार देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। भारतीय इतिहास में 26 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए गर्व एवं सम्मान का दिन होता है, क्योंकि ये दिन भारत में जनतंत्र की शक्ति को दर्शाता है। जी हां, 1950 में जब भारत का संविधान लागू किया गया था तो उसी दिन से हर साल 26 जनवरी को इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। हर साल काफी भव्यता और हर्षोल्लास के साथ इस राष्ट्रीय त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब, कैसे और कहां मनाया गया था? अगर नहीं तो आइए जाने गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ और रोचक बातों के बारे में। जी हां, 26 जनवरी 1950 को भारत न सिर्फ एक गणराज्य बना बल्कि इसी दिन देश को अपना पहला राष्ट्रपति भी मिला था। इस दिन सुबह 10:18 पर देश का संविधान लागू होने के 6 मिनट बाद यानी 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली थी। इसके बाद उन्होंने 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में भी घोषित किया गया था। साथ ही पहला गणतंत्र दिवस मनाते हुए प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इरविन स्टेडियम में देश का तिरंगा फहराया था। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी का समीकरण बदल गया है। इसके बाद पार्टी 2023 के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बदली रणनीति पर काम कर रही है और इसके लिए नया रोड मैप तैयार किए हैं। बता दें कि 8 दिसंबर को घोषित मैनपुरी चुनाव के नतीजों में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने बीजेपी के रघुराज सिंह साक को हरा दिया था। जी हां, आपको बता दें कि मैनपुरी में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए गुजरात में जीत का सहारा लेने का फैसला किया है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को गुजरात विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत से प्रेरणा लेने की सलाह दे रही है। बता दें कि बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी गुजरात मॉडल के दम पर जीत हासिल की थी। जी हां, आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 901 पुलिस कर्मियों को पुलिस मेडल से सम्मानित किए गए। इनमें 140 पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक दिए गए हैं। इसके अलावा विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से 93 तो मेधावी सेवा के लिए 668 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किए गए हैं। जी हां, अधिकारियों के मुताबिक वीरता के लिए जिन पुलिस कर्मियों को सम्मानित किए गए उनमें 80 को वामपंथी प्रभावित क्षेत्रों और 45 को जम्मू कश्मीर में सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। इनमें 48 सीआरपीएफ से हैं, 31 महाराष्ट्र पुलिस के, इसके अलावा 25 जम्मू कश्मीर के हैं, 9 झारखंड, 7 दिल्ली पुलिस के, इसके अलावा अन्य बीएसएफ व अन्य राज्यों की पुलिस कर्मी हैं। जी हां,
आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बीते दिनों कहा कि उनके देश ने 3 युद्धों से अपना सबक सीखा है और भारत के साथ शांति से रहना चाहते हैं। इसके कुछ दिनों बाद ही भारत ने शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद को निमंत्रण भेजे हैं। ये बैठक गोवा में होनी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के माध्यम से पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलाल भुट्टो जरदारी को बैठक के लिए मई के पहले सप्ताह में गोवा आने का निमंत्रण भेजा गया है। जी हां, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गोवा में इस बैठक का आयोजन 4 और 5 मई को हो सकता है। दिलचस्प बात यह कि अगर पाकिस्तान न्योता स्वीकार करता तो ये लगभग 12 वर्षों में इस तरह की पहली यात्रा होगी। हिना रब्बानी खार जुलाई 2011 में भारत आने वाली अंतिम पाकिस्तानी विदेशी मंत्री थी। जी हाँ, आपको बता दें कि दुनिया में अभी कोरोना अटैक की खबरें आ रही। इस बीच महाराष्ट्र के मुंबई में मंगलवार को महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार 0 कोविड मामलों की सूचना से राहत है। बीएमसी ने 2772 कोरोना टेस्ट किए और 0 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछली बार मुंबई में 0 कोविड मामले 16 मार्च 2020 यानी महामारी की शुरुआत में दर्ज किए गए थे। ये ऐसे समय में देखने को मिला है जब चीन में कोरोना मामलों में अचानक उछाल के कारण एक और वेव का अनुमान लगाया गया है। जी हाँ, बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग ने इस खबर पर खुशी जताते हुए कहा कि पिछले 2.5 साल से उनके लिए परीक्षा जैसी स्थिति रही। मुंबई एक समय कोविड मामलों के लिए केंद्र बन गया था। विशेषज्ञों ने राहत व्यक्त की। जी हाँ, लेकिन किसी भी संभावित नए संक्रमण का मुकाबला करने के लिए सतर्कता बरतने की भी सिफारिश की है। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को बड़ी राहत मिली है। लखीमपुर कांड में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने 8 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत के दौरान आशीष मिश्रा को यूपी और दिल्ली से बाहर रहना होगा और जेल से निकलने के 1 हफ्ते के अंदर आशीष मिश्रा को यूपी भी छोड़ना होगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे अभी फाइनल जमानत अर्जी पर अपनी अंतिम राय जाहिर नहीं कर रहा है। आशीष मिश्रा जमानत मिलने के 1 हफ्ते के भीतर यूपी से बाहर चले जाएंगे। वे यूपी या एनसीआर में नहीं रह सकेंगे। वे अपने लोकेशन के बारे में अदालत को जानकारी देते रहेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने या उनके परिजनों में से किसी ने अगर किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की तो उनकी जमानत रद्द हो जाएगी। कोर्ट ने मामले के 4 अन्य आरोपियों को भी अंतिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा जहां भी रहेंगे वहां के थाने में उन्हें हाजिरी लगानी होगी। मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों पर बादलों का पहरा है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश एवं बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही ठंडी हवाओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने आज यानी 25 जनवरी के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किए हैं। जी हाँ, मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज यानी 25 दिसंबर को बादलों का पहरा रहेगा। अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में बारिश की भी संभावना है। इसके साथ ही बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली में बारिश की गतिविधियां में तेजी देखने को मिलेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन से पहले कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर यात्रा के संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के काम में जुट गई है और इसके प्रचार के लिए वे आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा किए गए वादों पर लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए पार्टी 22 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अपने जनपहुंच कार्यक्रम के तहत कांग्रेस ने घोषणा की है कि वे 26 जनवरी से केंद्र सरकार के खिलाफ चार्जशीट के साथ पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा लिखे गए एक पत्र को प्रत्येक घर में वितरित करेगी। जी हाँ, 2 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6 लाख गाँव और 10 लाख बूथ शामिल होंगे। लोगों तक अपना राजनीतिक संदेश पहुंचाने के लिए ये कांग्रेस का ये आउटरीच कार्यक्रम है।
जी हां, आपको बता दें कि उत्तर भारत में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया। मैदानी इलाकों में देर रात से बारिश हो रही तो दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में हिमपात जारी है। बीते दिनों से ठंड से राहत मिलने के बाद एक बार फिर सर्दी तेज हो गई। बुधवार सुबह दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में घना कोहरा छाया रहा। आज भी कई राज्यों में बारिश के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं पहाड़ियों पर हो रही बर्फबारी से एक बार फिर सर्दी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में ठंड से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक बार फिर से बुधवार को हल्की बारिश का अनुमान जताया है। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।